फ्लाइट मोड है। हाँ चलिए, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं महामैराथन कक्षा 10 सामाजिक विषय का। इससे पहले 30 नंबर का महामैराथन आपके यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है वो दिया जा चुका है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। दोस्तों ये जो मैराथन है ये आपका 40 नंबर का मैराथन होने जा रहा है। इस मैराथन में आपका लघुत्तरी आता है 16 नंबर का और दीर्घोत्तरी आता है 24 नंबर का। तो दोस्तों 16 नंबर का लघुत्तरी एकदम क्लियर है कि जितना हम आज आपको मैराथन में बताएंगे उससे बाहर लघुत्तरी बोर्ड एग्जाम में आता नहीं है। इतने को अगर आप प्रिपेयर करके अच्छे से चले जाते हैं तो आपका 16 नंबर का लघुत्तरी मिल जाएगा और 24 नंबर का जो लॉन्ग आंसर है, जो दीर्घोत्तरी है, वो भी आसानी से आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आगे से आने वाले सारे मैराथन आपको प्रोवाइड होते रहें। दोस्तों समय नहीं गवाएंगे, वीडियो को लेकर के शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेगा। इस वीडियो को मैंने कोटेशन दिया है, जो बाहर की सुनता है वो डर जाता है, जो अंदर की सुनता है वो समझ जाता है। मतलब जो इंसान अपने अंदर की आत्मा का सुनता है, अपनी फीलिंग्स को सुनता है, वही इंसान जीवन में कुछ कर जाता है, समझ जाता है। तो चलिए, लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन इतिहास से आपका पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। यानी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था और कैसे हुआ था, इसी के बारे में जानना है। फिलहाल तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, टिक कर लीजिएगा और आप कहीं से भी प्रोवाइड कर लीजिएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल कहानी की तरह कैसे हुआ था। देखिए दोस्तों, जर्मन का जो एकीकरण हुआ था वो 18 जनवरी 1871 ईस्वी को हुआ था। पहला चीज, 18 जनवरी 1871 को जर्मन का एकीकरण हुआ था। तो हुआ कब था? सीडान युद्ध हुआ था। जर्मन एकीकरण से पहले एक युद्ध चला था, जिस युद्ध को हम कहते हैं सीडान युद्ध। तो सीडान युद्ध में हुआ क्या कि जर्मन जो राज्य था, दक्षिण जर्मनी, वो 4 राज्यों में बट गया। जो सीडान था, जब सीडान का युद्ध हुआ था तो जर्मनी 4 भागों में बट गया और जब 4 भागों में बटा तो 4 नए नए राज्य बन गए। एक राज्य बना बवेरिया, दूसरा राज्य बना बादेन, तीसरा राज्य बना गुटेनबर्ग और चौथा राज्य बना हेंस। इन 4 राज्यों को बांट दिया गया। उसके बाद हुआ क्या कि जर्मन एकीकरण तब हुआ जब प्रशिया के राजा ओटोमैन बिस्मार्क ने बल द्वारा क्या किया, प्रशिया के सैनिकों को हराया। ठीक है, तब जाकर के जर्मन का एकीकरण अभी यहाँ पे हुआ भी नहीं था। सन 1871 ईस्वी में वर्साई के समारोह में प्रशा के जो राजा थे, जिनका नाम विलियम फर्स्ट था, उनको जर्मन का तथास्थ रूप से क्या किया गया, उनको शासक बना दिया गया, राजा बना दिया गया। और जब जो है कि 1871 में वर्साई की संधि में समारोह में प्रशा के जो राजा विलियम फर्स्ट थे, जब उन्हें राजा घोषित किया गया तब वहीं पे जाकर के सन 1871 में ही जर्मन जो था वो पूर्ण तरीके से आज़ाद हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ। आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और शार्ट में देख लेते हैं कि जर्मनी का एकीकरण 18 जनवरी 1871 को हुआ। क्यों हुआ था? क्योंकि एक सीडान युद्ध हुआ था जर्मन एकीकरण से पहले। सीडान युद्ध जब हुआ तो जर्मनी 4 भागों में बट गया। एक का नाम बादेन, बवेरिया और उसके बाद गुटेनबर्ग और हेंस था। इनका जब 4 भागों में बटा तो जर्मनी में एक राजा था, जिस राजा का नाम था क्या, ओटोमैन बिस्मार्क। वह अपने तानाशाह के दम पर, बल के दम पर वह क्या किया, प्रशिया को हरा दिया। और 1871 में वर्साई की संधि स्टार्ट हुई। वर्साई की संधि में प्रशिया का जो राजा था विलियम फर्स्ट, उसे जर्मनी का राजा बनाया गया और उसी के बाद जर्मनी का एकीकरण समाप्त हुआ। जो दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों लघुत्तरी से, वो बनता है, पहला तो बन गया आपका जर्मन का एकीकरण, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। तो जरा सा इसको समझते हैं कि फ्रांस की क्रांति जो है, फ्रांस की क्रांति को एक और नाम से जानते हैं, गाल की क्रांति। अच्छा, गाल की क्रांति क्या है? जैसे फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई थी 5 मई 1789 को और ये समाप्त हुआ था 9 नवंबर 1799 ईस्वी को। और फ्रांस की क्रांति का जो श्रेय जाता है वो लुईस 16वां को जाता है। इसका एक कारण भी था, बहुत, एक ही कारण नहीं, बहुत सारे कारण थे। समाज में फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी फ्रांस में, तो इसके कारण थे। पहला कारण ये था कि ये जो लुईस 16वां था वो एक अयोग्य शासक था, मतलब एक योग्य राजा नहीं था। वह अपना जबरदस्ती ही करता था। जैसे रीज़न ये था कि जितने भी लोग थे उन पे जबरदस्ती कोई भी नियम लागू कर देता था और अगर जनता उसके नियमों का पालन नहीं करती थी तो जनता पे वह अत्याचार करता था। इस वजह से यह क्रांति की शुरुआत हुई। अगला मध्यम वर्ग का उद्योग, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, ये लोग जैसे मिडिल फैमिली के जो लोग थे, मिडिल फैमिली के लोग जब अपना बिजनेस स्टार्ट किए तो
उनके बिजनेस से जो राजा था वो राजा के बिजनेस पर अर्थात उसके जो कामकाज वाले थे उसके बिजनेस पर प्रभाव पड़ा, तो ज़बरदस्ती उनके बिजनेसों को बंद कराने लगा। इस वजह से भी फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला कारण, आम जनता की दयनीय स्थिति। जो पब्लिक थी उस समय फ्रांस में, उनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय कर दिया था। जैसे उन पे लगान लगाने लगा, जैसे उन पे पैसा ज़बरदस्ती वसूलने लगा। इस वजह से लोग आक्रोश में आकर के फ्रांस के राजा को फ्रांस की गद्दी से हटाने का उन्होंने निश्चय किया। लुईस 16वां को गद्दी से उतारने का निश्चय किया। मजदूर वर्ग की दुर्दशा, जो एक दिन में कमा करके खाने वाले इंसान थे, उनकी स्थिति और ज़्यादा बद से बदतर हो गई। केवल काम करवाता था ये राजा, लेकिन उन्हें पैसे समय पर नहीं देता था। इस वजह से मजदूर लोग आकर के आवेश में आकर के आक्रोश में आकर के फ्रांस के राजा लुईस 16वां के खिलाफ उन्होंने एक क्रांति स्टार्ट की, जिसे हम फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। यह जो राजा लुईस 16वां था, जो मजदूर वर्ग लोग थे, उन लोगों की स्वतंत्रता पर, उन लोगों की जो फ्रीडम थी उस पर रोक लगा दिया। उन्हें कहीं आने जाने का, कोई अपने मन से किसी काम को स्टार्ट करने का, कोई भी चीज़ करने का, ये बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया, मना कर दिया। तो लोग आक्रोश में आकर के ऐसे राजा को राज्य की गद्दी से उतारना चाहते थे, इसलिए फ्रांस की क्रांति हुई थी। और फ्रांस की क्रांति होने का एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? राजशाही को समाप्त करना। राजशाही क्या होता है? राजा का जो शासन है उसको पूरा नस्ता नाबूद करना। इसीलिए फ्रांस की क्रांति हुई थी। जो राजा लुईस 16वां था फ्रांस की क्रांति में, इसका जो शासन काल था, जो अत्याचार था, उस अत्याचार को फ्रांस से मिटाना, यही फ्रांस की क्रांति का प्रमुख क्या था? उद्देश्य था। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो तीसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो क्या बन सकता है बोर्ड एग्जाम में? वो तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ और क्या कारण था? तो यूरोप में राष्ट्रवाद, पहली बात तो आपको एक शब्द समझना होगा कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? हमने सीधा सीधा उसका डेफिनेशन ही लिख दिया है कि वह भावना जिसके माध्यम से जनता में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एकीकरण संभव हुआ, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अब थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझिए, तो किताबी लैंग्वेज में मतलब एक ऐसी भावना जिससे पब्लिक में क्या हो जाए, राजनैतिक रूप में यानी नेता के रूप में, ठीक है, सामाजिक क्षेत्र के रूप में, आर्थिक रूप में क्या हो, एकीकरण हो, एक साथ हो जाए, संभव हो जाए, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और 18वीं शताब्दी में, जो 18वीं शताब्दी चले थी, उस समय राष्ट्रवादों का उदय नहीं हुआ था, लेकिन 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी का जो विचारधारा था वो धीरे धीरे समाज में आने लगा और भावनाएं इसकी फैलने लगी। तो राष्ट्रवाद का यूरोप में फैलने के बहुत सारे कारण थे। पहला कारण मध्यम वर्ग का उदय। जो मिडिल क्लास फैमिली थी उनका धीरे धीरे उत्थान होने लगा। जो मिडिल क्लास परिवार में लोग रहते थे तो वे लोग बिजनेस स्टार्ट कर दिए, और बिजनेस स्टार्ट कर दिए तो वे लोग भी समाज में ढेर सारा पैसा कमाने लगे। इस वजह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अगला, उदारवादी विचारधारा का उदय। उदारवादी विचारधारा, लोग एक दूसरे से सही तरीके से बात करने लगे। सही तरीके का मतलब विचार, नोबल तरीके से बात करने लगे, ठीक है, एक दूसरे से। तो इस वजह से राष्ट्र के, यानी जो राष्ट्र था उस राष्ट्र का विकास होना शुरू हो गया, राष्ट्रवादी उदय होना शुरू हो गया। अगला, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान में जो स्वतंत्रता, यूनान के जितने भी लोग थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए वे लोग लड़ाई लड़े, और यह यूनान में स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट कब हुआ था? 1821 ईस्वी में यह स्टार्ट हुआ। और यह कब बंद हो गया? कुस्तुनतुनिया का जो युद्ध हुआ था 1832 में, उसके बाद जो था यह युद्ध बंद हुआ, तो वहीं से राष्ट्रवाद का उदय स्टार्ट हुआ। अगला, भाषा। लोग अलग अलग भाषा का प्रयोग करते थे अलग अलग जगह पे। जैसे अपने वहाँ हिंदुस्तान में आप जानते हैं, कहीं दूसरे जगह जाएंगे तो मलयालम बोलते हैं, कहीं जाएंगे बिहार साइड में तो भोजपुरी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश साइड में रहेंगे तो हिंदी बोलते हैं, कहीं और जाएंगे तो हरियाणवी बोलते हैं, कहीं और जाएंगे तो बांग्ला चलता है, ठीक है, गुजराती चलता है। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज हैं। तो वहाँ पर यूरोप में बहुत सारे लोग लैंग्वेज बोलते थे, भाषा बोलते थे। उस भाषा का क्या किया, एक साथ मिला करके उसका उदय किया गया। जनता का विद्रोह। जन विद्रोह का मतलब होता है जनता से, तो जन का मतलब होता है जनता से। तो लोग जो थे यूरोप के लोग, वे आपस में ही एक दूसरे से विद्रोह करने लगे, एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। इस वजह से भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ।
राष्ट्रवाद का उदय होने का एक श्रेय और जाता है किसको? संस्कृति को। हमारी संस्कृति की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे अपने वहाँ हिंदुस्तान में आप जानते हैं जो भी चीज़ें हम कपड़ा लत्ता जो भी पहनते हैं ये हमारे वहाँ का वेस्टर्न कल्चर है। अभी जैसे मान लीजिए जो मैं पहना हूँ, जो भी मैंने ये चीटर पहना है, यह चीटर भी वेस्टर्न कल्चर है। अपने वहाँ हिंदुस्तान में पहले लोग पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, तो उस तरीके का वस्त्र जो है वो जो हमारी संस्कृति है वो धीरे धीरे वहाँ पर संस्कृति ने भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई और संस्कृति की भूमिका की वजह से राष्ट्रवाद का भी अपना उदय हुआ। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा बनता है नागरिक शास्त्र से। नागरिक शास्त्र से लघुतरी क्वेश्चन क्या बन सकता है? जो पहला क्वेश्चन बन सकता है ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है, इसको समझ लीजिए कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है। ब्रेटन वुड्स समझौता आपका 1 जुलाई सन 1944 ईस्वी को स्टार्ट हुआ और 1 जुलाई सन 1944 ईस्वी को जब स्टार्ट हुआ तो समाप्त कब हुआ? 22 जुलाई 1944 को। यह 21 दिन समझौता चला था। 1 जुलाई को शुरू हुआ, 22 जुलाई को ख़त्म हो गया। 1 जुलाई 1944 में शुरू हुआ, 22 जुलाई 1944 को ख़त्म हो गया। तो टोटल यह समझौता कितने दिन का था? यह समझौता टोटल 21 दिन का चला था। तो यह समझौता हुआ कहाँ था? अमेरिका की न्यू हैम्पशायर शहर में ब्रेटन वुड्स नामक जगह पर हुआ था। अमेरिका में एक जगह है जिस जगह का नाम है न्यू हैम्पशायर जगह, उसी जगह पर जो है ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर यह क्या किया गया था? ब्रेटन वुड्स समझौता किया गया। इसीलिए इस समझौते का नाम पड़ा ब्रेटन वुड्स समझौता। ब्रेटन वुड्स समझौता क्यों नाम पड़ा था? क्योंकि अमेरिका के न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड्स नामक जगह पर हुआ था, इसीलिए इस समझौते का नाम पड़ा ब्रेटन वुड्स समझौता। यह समझौता 1 जुलाई 1944 को शुरू हुआ, 22 जुलाई 1944 को समाप्त हो गया। इस समझौते का उद्देश्य क्या था? तो इस समझौते का उद्देश्य था विश्व में आर्थिक स्थिरता लाने, यानी विश्व में जो था आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। तो आर्थिक स्थिति मतलब पैसे की इतनी ज़्यादा तंगी आ गई थी, उस तंगी को या उस तंगी की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था को लाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या दिया जा रहा था? लोगों को रोजगार बनाए रखने की व्यवस्था दी जा रही थी कि लोग एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को नौकरी दें, ताकि पैसे का आना जाना लगा रहे, जिससे ज़्यादा समस्या न हो। इसके लिए जो राष्ट्रीय मुद्राएं थी, जो व्यवस्थाएं थी, वो अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारे औद्योगिक राष्ट्रों के सामने अर्थव्यवस्था यानी तंगी की स्थिति बहुत ज़्यादा आ गई। जब जानते हैं कोई भी विश्व युद्ध होता है तो विश्व युद्ध के तुरंत बाद इतना ज़्यादा किसी भी देश के पास पैसे नहीं होते हैं। अभी हाल ही में श्रीलंका और किसी देश से युद्ध चल रहा था, तो आप जानते हैं जिन दो देशों के बीच युद्ध चल रहा होगा उन दो देशों की पैसे की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डामाडोल हो जाती है, खराब हो जाती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जितने भी विकसित देश थे, जितने भी औद्योगिक राष्ट्र थे, उनके सामने अर्थव्यवस्था को बनाए रखने की एक चुनौती थी। इसीलिए पैसों की बंदोबस्त करने के लिए उन्होंने एक बैंक का निर्माण किया, जिस बैंक को कहते हैं विश्व बैंक कहते हैं। और इस बैंक को हम एक और नाम से जानते हैं, ब्रेटन वुड्स ट्विन के नाम से जानते हैं। इसी को हम ब्रेटन वुड्स समझौता कहते हैं। ठीक है, ब्रेटन वुड्स समझौता इसलिए कहते हैं क्योंकि अमेरिका के न्यू स्थित हैम्पशायर नामक ब्रेटन वुड्स जगह पर हुआ था। 1 जुलाई 1944 को शुरू हुआ, 22 जुलाई 1944 को खत्म हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो देश में तंगी चल रही थी पैसे की, उस तंगी की व्यवस्था करने के लिए एक वर्ल्ड बैंक बनाया गया और वर्ल्ड बैंक को हम ब्रेटन वुड्स ट्विन कहते हैं और इसी को हम ब्रेटन वुड्स समझौता भी कहते हैं। क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? हमारा जो अगला क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है हमें खनिज संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो संरक्षण का मतलब होता है बचाना। संरक्षण एक शब्द है जिस शब्द का मतलब होता है बचाने से। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें खनिज को बचाने की आवश्यकता क्यों है, उसी के बारे में थोड़ा सा जानना है। देखिए, कह रहा है कि जो खनिज है वो हमारे समाज में उद्योग और कृषि दोनों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है। यानी ये जो खनिज पदार्थ है यह उद्योग को भी करने में और कृषि को भी करने में ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और लाखों वर्षों से हम खनिज वर्षों का यानी खनिज संसाधन का प्रयोग करते आ रहे हैं। इनका जो महत्व है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो खनिज हैं ये कार्य के योग्य होते हैं। इनकी प्रक्रिया इतनी ज़्यादा स्लो होती है कि वर्तमान में उपभोग मतलब इनकी खपत, उपभोग का मतलब होता है खपत से, वर्तमान में जो इनकी खपत की दर की तुलना है इनके पुनर्भरण की दर की अपरिमित से थोड़ी इसकी उत्खनन से गुणवत्ता घटती जा रही है। मतलब वर्तमान समय में जो इनकी खपत ज़्यादा है, बनाने से ज़्यादा ये खत्म हो जा रहा है। अर्थात अभी मान लीजिए कोई सामान है, कोई सामान
जितना बन नहीं रहा उससे ज़्यादा उसका खपत है, ये बताइए उसको बचाने की आवश्यकता है कि नहीं है। जैसे आप देखे होंगे बंगाल टाइगर प्रोजेक्ट देखे होंगे, बाघों को बचाने की प्रक्रिया देखे होंगे, गैंडा बचाने की प्रक्रिया देखे होंगे। तो इनको बचाने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि आप अब नोटिस भी किए होंगे कि अपने वर्तमान समय में गिद्ध हुए, बाज हुए, ठीक है, ऐसे पक्षियाँ बहुत कम दिखाई देते हैं। अब तो आप मुश्किल से तोता भी कम दिखाई देंगे, ठीक है, मुश्किल से तोता भी आपको कम दिखाई देंगे। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे कम दिखाई देने लगती हैं। इसका मतलब ये कि इनको बचाने की आवश्यकता है, ठीक है। उसी तरीके से खनिजों को बचाने की आवश्यकता इस वजह से है क्योंकि जितना बन नहीं रहा है उससे ज़्यादा यह खत्म हो जा रहा है। इसी वजह से खनिज को बचाने की आवश्यकता हमें पड़ती है। ओके, देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है क्या कि व्यापार से आप क्या समझते हैं, ठीक है, व्यापार से आप क्या समझते हैं। तो व्यापार से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय व्यापार में क्या अंतर है। बात समझिएगा कि व्यापार क्या है। व्यापार शब्द है व्यापार, एक शब्द आता है क्रय और विक्रय। क्रय विक्रय मैथमेटिकल का एक शब्द है क्रय विक्रय। क्रय मतलब होता है खरीदना और विक्रय मतलब होता है बेचना, खरीदना बेचना, एक शब्द है क्रय विक्रय। उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हैं, 10th में आप मैथ भी पढ़ते होंगे, तो क्रय मतलब होता है खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। तो ये क्या है कि सामानों का खरीदना और बेचना, अर्थात किसी भी सामान का क्रय विक्रय करना व्यापार कहलाता है। यानी व्यापार किसे कहते हैं, बड़े सिंपल वे में अगर हम आपसे कहें कि व्यापार किसे कहते हैं, तो व्यापार का मतलब होता है सामानों का क्रय विक्रय करना ही क्या कहलाता है, यानी सामानों का क्रय विक्रय करना हमारा व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय व्यापार में क्या अंतर है, इसके बारे में जरा सा जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब ये है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है कि जब कोई सामानों का क्रय विक्रय एक देश से दूसरे देश में किया जाए, मतलब कोई सामान है खरीदा जा रहा है एक देश से दूसरे देश से, तो उसको हम कहते हैं स्थानीय व्यापार, उसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और स्थानीय व्यापार किसे कहते हैं कि जब राष्ट्र के यानी देश के अंदर कोई सामान खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है, उसको हम कहते हैं स्थानीय व्यापार। फिर से समझ लीजिए कि व्यापार क्या है, सामानों का क्रय करना विक्रय करना, ये व्यापार कहलाता है। जब सामानों का क्रय विक्रय एक देश से दूसरे देश में किया जाए उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। सामानों का क्रय विक्रय जब देश के अंदर हो तो उसको हम कहते हैं स्थानीय व्यापार। आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो बनता है हमारा नागरिक शास्त्र से, वो क्या बन सकता है, वो बन सकता है सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। तो आप जानते हैं कि संघर्ष के समाधान की यह एक प्रथा है, यानी सत्ता की साझेदारी संघर्ष के समाधान की एक प्रथा है। अगर कोई आदमी संघर्ष कर रहा है तो उस संघर्ष का समाधान निष्कर्ष कैसे निकाला जाए, सत्ता की साझेदारी के माध्यम से किया जा सकता है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां समाज के जितने भी लोग दबे कुचे जितने भी लोग होते हैं उन सबका हिस्सा सरकार के साथ होता है। किसी देश की गणतंत्र व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी का मंत्र भी कहा जाता है और समाज में शांति भाईचारा बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक पड़ती है। इसके अतिरिक्त इससे न केवल लोगों के बीच में जो टकराव होता है, जो झगड़ा होता है वो कम होता है, बल्कि समाज में आपका भी बोलबाला, आपका भी नाम बना रहेगा। इसीलिए सत्ता की साझेदारी होती है, यानी लोगों के बीच जो साझेदारी है, लोगों के बीच जो फीलिंग्स अंडरस्टैंडिंग है वो बनी रहनी चाहिए। अगर लोग एक दूसरे को समझेंगे तो समाज में झगड़ा नहीं होगा, समाज में लोगों का इज्जत भी रहेगा। किसी के घर कुछ भी पड़ेगा तो आसानी से कोई भी चला जाएगा, एक दूसरे के बीच झगड़ा नहीं होगा, शांति बना रहेगा, भाईचारा बना रहेगा, ठीक है। इसीलिए सत्ता की साझेदारी समाज में हमेशा जरूरी पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बनता है सामाजिक भेदभाव का क्या आशय है। यानी ये जो 8वां क्वेश्चन है, जो भी है अर्थ जितना भी क्वेश्चन आपने समझा होगा, तो इसमें अगला क्वेश्चन बनता है सामाजिक भेदभाव। यानी सामाजिक भेदभाव का अगर हम सिंपल में देखें तो समाज में लोग एक दूसरे से भेदभाव क्यों रखते हैं, नफरत क्यों करते हैं, उसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। तो देखिए विभिन्न रूप में ये भेदभाव समाज में उपस्थित है। सामाजिक भेदभाव क्या है, जब कोई इंसान समाज में
किसी व्यक्ति के जाति पर, वर्ण पर, काले गोरे के नाम पर भेदभाव रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक भेदभाव कहते हैं। सामाजिक भेद मतलब अपने समाज में किसी दूसरे इंसान से ईर्ष्या रखना। जैसे ये काला है तो मैं इसके घर नहीं खाऊंगा, ये गोरा है तो मैं इसके घर खाऊंगा, ये मतलब क्षुद्र जाति का, ये पासवान है, चाहे ये यादव है तो मैं इनके खाना नहीं खाऊंगा। इस तरीके का जो भेदभाव है इसी को हम कहते हैं सामाजिक भेदभाव। और सामाजिक भेदभाव कितने आधार पर होता है? तो कुछ लोग जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं। आप जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में जो अदर जातियों के द्वारा खाना खाना पसंद नहीं करते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि समाज में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे उच्च जातियों का अगर ना, वैसे तो जातियाँ कोई उच्च नीच नहीं होती हैं, सभी जातियाँ अपनी जगह पर अच्छी होती हैं। तो लेकिन करते क्या है, लोग जाति के नाम पर भेदभाव रखते हैं। जैसे ये मुस्लिम है, इनके घर हम खाना नहीं खाएंगे, ये पासवान है, इनके घर खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, ये यादव है, इनके घर खाना नहीं खाएंगे, ये हिंदू है, इनके खाने में हम शेयर नहीं कर सकते। इस तरीके के लोग क्या करते हैं? भेदभाव रखते हैं। अगला लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव क्या होता है? लिंग के नाम पर भेदभाव। अब लिंग मतलब ये जानते हैं, जैसे जो धर्म है आपका, धर्म के आधार पर, जैसे ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये वो हैं, ये सिख हैं, ये पारसी हैं, ये ईसाई हैं, इसके नाम पर भी लोग समाज में भेदभाव करते हैं। अगला वर्ण आधारित। वर्ण आधारित का मतलब होता है काला गोरा, रंग रूप रेखा आकार को देख करके भी समाज में भेदभाव होता है। समाज में भेदभाव मतलब समाज में आप ज़्यादातर नोटिस किए होंगे, उस काले वाले लड़के के साथ तुम नहीं खेलना, नहीं उसकी परछाई तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगी। ऐसा भी समाज में देखा जाता है, भेदभाव लोग करते हैं। काले गोरे के बीच में लोग भेदभाव करते हैं, लंबे छोटे के बीच में लोग भेदभाव करते हैं। आप देखे होंगे समाज में बहुत सारे लोगों को, किसी के परिवार में कोई बच्चा लंबा होता है, किसी के परिवार में छोटा होता है। तो इससे भी आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग समाज में एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं। इस भेदभाव को भी हम सामाजिक भेदभाव कहते हैं। इसका कारण क्या है? जन्म पर आधारित। जन्म पर आधारित। कुछ लोग जन्म से ही, मान लीजिए जब पैदा हुए तो, मान लीजिए कुछ लोग जन्म से ही जब पैदा हुए तो मुस्लिम खानदान में, कुछ लोग पैदा हुए तो हिंदू खानदान में। तो इस वजह से लोग नफरत करते हैं एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। अगला पसंद या चुनाव पर आधारित। जैसे आप कोई चीज़ पसंद कर रहे हैं, समाज को वो चीज़ नहीं पसंद है। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ चुन रहे हैं, आपके पड़ोसी को नहीं पसंद है, तो लोग यही कहते हैं कि उसका बेटा तो समाज के विपरीत जाके काम कर रहा है। तो ये भी भेदभाव क्या होता है? सामाजिक भेदभाव कहलाता है। अगला सोचने के अलग अलग ढंग भी हैं। इस समाज में जितने भी लोग हैं सबके सोचने का नज़रिया अलग है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कॉन्सेप्ट अलग है, मेरा सोचने का तरीका अलग है, आपके सोचने का तरीका अलग है। इस दुनिया में जितने लोग हैं सबकी माइंड एक जैसी नहीं है। कोई किसी चीज़ को पढ़ता है तुरंत समझ लेता है, कोई चीज़ या कोई स्टूडेंट उसी चीज़ को पढ़ता है तो थोड़ा उसे लेट से समझ में आता है। तो सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया है। इसकी वजह से भी समाज में लोग क्या करते हैं? भेदभाव रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बन सकता है, मानव सूचकांक क्या है, इसके नापने वाले प्रमुख अवयव कौन हैं, इसके मूलभूत अवयव कौन कौन से हैं, ये भी पूछ सकता है। तो मानव सूचकांक को हम सिंपल वर्ड में कहते हैं HDI, इसको बोलते हैं HDI। HDI को हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको पूरा फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मानव सूचकांक। मानव सूचकांक, ठीक है। तो मानव सूचकांक क्या है, जरा सा वो जान लीजिए। मानव सूचकांक है क्या? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और व्यक्ति आय, यानी जीवन के बारे में, शिक्षा के बारे में, व्यक्ति के आमदनी के बारे में अगर कोई सांख्यिकी गणना होती है उसी को हम मानव सूचकांक कहते हैं। मानव सूचकांक का मतलब है मनुष्य की आर्थिक स्थिति, उसकी गणना, उसकी शिक्षा का अगर कोई गणना करता है तो उसी को हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। और संकेतक का एक सांख्यिकी समग्र सूचकांक होता है जिसका प्रयोग देशों को मानव विकास के 4 स्तरों में क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है। तो कुछ इसके मूलभूत अवयव कौन कौन से हैं? अगर मनुष्य को आगे बढ़ना है तो उसकी क्या चीज़ होनी चाहिए? अगर आप जीवन में आगे सफल होना चाहते हैं तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर शिक्षा नहीं है तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जीवन प्रत्याशा इन द सेंस हम कह सकते हैं कि आपकी जीवन भी तो लंबी होनी चाहिए। अब मान लीजिए 10 साल का है तो 10 ही साल में तो आप बहुत ज़्यादा सफलता तो प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन लंबी होनी चाहिए। दूसरा, आमदनी, आपके पास ढेर सारा पैसा भी होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं मानव सूचकांक। और इसके मूलभूत जो है अवयव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।
देखिए अगला और लास्ट लघु उत्तरी का, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे दीर्घ उत्तरी पे, तो उस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन को समझ लेते हैं लघु उत्तरी को, कि ये है क्या, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ हैं। विदेशी व्यापार क्या है? अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि जब कोई व्यापार एक देश से दूसरे देश में सामानों का आदान प्रदान किया जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उस व्यापार को हम विदेशी व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धि। जो चीज़ आपके देश में नहीं होता है वो चीज़ हम विदेशों से मंगा सकते हैं, और जो चीज़ उनको नहीं होता है वो चीज़ हमारे वहाँ से मंगा सकते हैं। ये पहला उपलब्धि है। दूसरा, अतिरिक्त उत्पत्ति से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। अगर आप विदेशी व्यापार कर रहे हैं तो विदेशी पैसा भी आप कमा सकते हैं आसानी से, करेंसी भी कमा सकते हैं, विदेशी पैसा को ले सकते हैं। आय में वृद्धि, अगर आप मान लीजिए बिजनेस करते हैं तो आपकी आमदनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कोई भी आमदनी आसानी से वो बढ़ती चली जाती है। आप जानते हैं कि जब भी किसी देश से, जैसे मान लीजिए बेसिकली आप कह लीजिए आप एक दुकान खोले हैं, और दुकान खोले हैं तो अगर आप 10 रुपए का सामान खरीद के लेके आते हैं तो 10 रुपए में तो बेचते नहीं हैं, उसको अपना चार्ज, तेल पानी, भाड़ा जो है लगा करके तो बेचते होंगे। 10 का खरीद के लाए 12 में, 13 में, 14 में बेच देते हैं। तो उससे आपकी आमदनी में ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी तरीके से विदेशी व्यापार से, कोई भी व्यापार हो उससे आमदनी में ग्रोथ होता है, किसी इंसान का जो पैसा है उसका पैसा बढ़ता है, उत्पादन विधि में सुधार होता है। जब हम एक जगह से दूसरे जगह व्यापार करते हैं, खरीदते हैं, सामानों को बेचते हैं, सामानों को, तो उससे सामानों में उत्पादन का मतलब जो सामान बनते हैं उसमें भी क्या होता है, धीरे धीरे सुधार होने लगता है। संकट में सहायक होता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो अगर कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए व्यापार कर रहे हैं, तो अगर आपके ऊपर विपत्ति पड़ गया तो बहुत सारे लोग आपके मित्र बन जाते हैं व्यापार के दौरान। तो वे मित्र भी आपकी संकट में क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बनी रहती है। अगर एक देश से दूसरे देश से आप आयात और निर्यात कर रहे हैं तो एक देश का दूसरे देश के प्रति जो लगाव है वो हमेशा बना रहता है, सद्भावना जुड़ी रहती है। इसी सद्भावना से ये पहला तो ये भी लाभ होता है। अगला, यातायात के साधनों में वृद्धि। जितना सामान होगा और जितना ज़्यादा सामान बेचा जाता है उतना ही ज़्यादा गाड़ियों का व्यवस्था किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ से विदेश में कोई सामान भेज रहे हैं तो इसके लिए यातायात की व्यवस्था होगी, चाहे आप जहाज के माध्यम से भिजवाइए, एयर के माध्यम से भिजवाइए, या पानी वाले जहाज के माध्यम से, समुद्री मार्ग के माध्यम से भिजवाइए, या बाई रोड भिजवाइए। इससे यातायात की व्यवस्था होगी, और जब यातायात की व्यवस्था होगी, गाड़ियों की व्यवस्था होगी, तो इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी। इंसान की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि वो आसानी से तो गाड़ी चलने वाले हैं नहीं, तो इंसानों को भी रोजगार मिलेगा, और इसके अतिरिक्त साधनों का भी विकास होगा। तो इससे विदेशी व्यापार से ये भी लाभ है। अगला, मूल्यों में अस्थायित्व। मूल्यों में अस्थायित्व का सेंस क्या है? जो विदेशी व्यापार होते हैं, किसी भी देश से जब हम आदान और प्रदान करते हैं तो जो मूल्य बने हैं उनका एक फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड प्राइस। आप कभी किसी दुकान पे गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा एक दाम की दुकान, उचित दाम की दुकान, ऐसा कुछ आपने नोटिस भी किया होगा कि वहाँ का जो दाम होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं क्या, मूल्यों में अस्थायित्वता, ठीक है। तो विदेशी व्यापार से ये भी हमें लाभ प्राप्त होता है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये पूरा का पूरा 16 नंबर का जो लघु उत्तरी क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया होगा, अब दिक्कत नहीं होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, और चलिए समझते हैं दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन को। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है दीर्घ उत्तरी से, और दीर्घ उत्तरी आपके बोर्ड एग्जाम में SST के यानी सामाजिक विषय में 24 नंबर का दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आता है, जिस 24 नंबर में 6 नंबर के इतिहास से, 6 नंबर के भूगोल से, 6 नंबर के नागरिक शास्त्र से और 6 नंबर के अर्थशास्त्र से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए समझते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो जो पहला क्वेश्चन लिखे ये तो इम्पोर्टेंट ही है, ये मान के चलिए इसका 99% उम्मीद है, हम कह रहे हैं कि 99% उम्मीद है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, आर्थिक महामंदी क्या है और इसके क्या कारण है।
तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई कब थी? सन 1929 में, यानी सन 1929 से लेकर के 1940 तक आर्थिक महामंदी चली थी। 29 अक्टूबर को अमेरिका में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी वहीं से। और आर्थिक महामंदी कहते किसे हैं? जब किसी देश में लंबे समय से उसकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाए, सुस्त पड़ जाए, तो उस समय जो महामंदी आती है उस महामंदी को हम आर्थिक महामंदी कहते हैं। यानी किसी देश की लंबे समय से उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसके पैसे में ग्रोथ नहीं हो रहा है, उस समय जो मंदी होगी उसी को हम बोलते हैं आर्थिक महामंदी बोलते हैं। और आर्थिक महामंदी के बहुत सारे कारण थे, कुछ चुनिंदा कारणों को हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न हुई परिस्थिति ना, आप जानते हैं जब देश में युद्ध होता है तो युद्ध के दौरान बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे हथियार खरीदे जाते हैं, बहुत सारे लोगों का जो है घर तोड़ दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, घरों को खंडहर बना दिया जाता है। तो उस समय पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी होती है, तो उस समय मंदी चलती है। जैसे आप जानते हैं अभी हाल ही में आप एक मंदी से गुजरे भी हैं, कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस यानी जब आपके समय में कोविड-19 फैला होगा तो आप देखे होंगे कि आपके पिताजी जो बाहर थे, काम पे नहीं जा पा रहे थे, बेचारे किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे थे, आप भी घर के अंदर लॉक हो गए थे। तो उस समय जो मंदी आई थी वो मंदी कैसी थी? बिल्कुल आर्थिक मंदी के समान ही थी महामारी के दौरान। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब लोग मारे गए, पैसों से बहुत ज़्यादा गोला बारूद असला बम खरीद लिया गया, तो उस समय लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं होते थे, तो उस समय आर्थिक महामंदी स्टार्ट हुई थी। अगला, कृषि उपजों औद्योगिक सामग्री का अति उत्पादन। यानी देखिए महामंदी जब हुआ था ना तो उस समय कृषि जो था, यानी भारत में जो खेती थी वो खेती बहुत ज़्यादा हुई थी, और खेती की वजह से या औद्योगिक क्षेत्र की वजह से इनका जो उत्पादन था, प्रोडक्शन मात्रा जो था वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे था, और इतना ज़्यादा अनाज हो गया था कि अनाज सड़ जा रहा था, खरीदने वाला कोई नहीं था। आप जानते हैं जब लॉकडाउन चलता है तो लॉकडाउन के दौरान आप सामानों का आदान और प्रदान नहीं कर सकते, तो जब सामानों का आदान प्रदान नहीं होगा तो दिक्कतें आपको होंगी। इस वजह से आर्थिक महामंदी स्टार्ट हुई थी। अगला क्या कारण है? ऋण की समस्या। जब आर्थिक महामंदी होती है तो इंसान उधार लेके काम चलाता है, तो एक देश जो है दूसरे देश से उधार लेकर के, कर्ज लेकर के काम चलाता है, तो इस वजह से ये भी एक समस्या खड़ी होती है आर्थिक महामंदी के दौरान। और जब लॉकडाउन स्टार्ट होता है, महामंदी स्टार्ट होती है, ठीक है, देश में अगर महामंदी है तो बेरोजगारी भी स्टार्ट होगी। जैसे मान लीजिए सभी लोग बैठे हैं, कोरोना काल में सभी लोग बैठे थे तो बेरोजगारी चरम सीमा पे थी। जो लोग नौकरी करते थे, बहुत सारी कंपनियां अपने वर्करों को निकाल के घर भेज दी उस दौरान, क्योंकि काम तो हो नहीं रहा था, तो फ्री फोकट का बैठा के पैसा कंपनियां देना नहीं चाह रही थी। इस वजह से बेरोजगारी की भी मात्रा आर्थिक महामंदी के दौरान बढ़ी है। अगला, सट्टेबाजी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। लोग धीरे धीरे सट्टा लगे खेलने, यानी जब घर पे आदमी बैठता है तो धीरे धीरे सट्टा खेलने लगता है। जब घर पे बैठता है, जैसे पबजी हुआ, फ्री फायर हुआ, जैसे रमी हुआ, ऐसे पोकर हुआ, ऐसे कुछ गेम हैं जो ऑनलाइन खेलते हैं, लूडो हुआ, ऐसे बहुत सारे गेम लोग लगते हैं खेलने जब वो बैठे रहते हैं। वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर वाला, तो वही हाल हो जाता है। तो आर्थिक महामंदी के दौरान लोग सट्टा खेलने लगे, और सट्टा का जो प्रवृत्ति था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस वजह से आर्थिक महामंदी आई थी। उपभोग में कमी। उपभोग में कमी मतलब जो सामान जितना बनता था उतना बिके ही नहीं पाता था। अब जैसे मान लीजिए मार्केट में सामान बेचा जा रहा है तो बेचा ही नहीं पा रहा है। आप लॉकडाउन से गुजरे हैं तो बाज़ार आप देखते होंगे 2 घंटे 1 घंटे लगा करता था बाज़ार मार्केटों में, वो भी समय समय से पुलिस वाले आते थे, नहीं तो मारने लगते थे। तो वो भी जितना सामान बनता था वो सड़ जाता था, वो ख़त्म नहीं हो पाता था। सोने की कमी। जो सोना चांदी होता था, उन सोना चांदी की धीरे धीरे कमी होने लगी हिंदुस्तान में, तो उसे भी हम कह सकते हैं कि 1929 की जो महामंदी थी, इसको महामंदी बोलते हैं। तो 1929 के दौरान, महामंदी के दौरान बहुत भयानक आर्थिक महामंदी आई थी, जिससे लोगों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, पास पड़ोसियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। एक बार और समझ लीजिए आर्थिक महामंदी क्या है? जब किसी देश की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी लंबे समय तक ढीली पड़ जाए, सुस्त पड़ जाए, उस व्यवस्था को हम आर्थिक महामंदी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन बनता है वो अगला क्वेश्चन किससे बनता है? गांधी जी के आंदोलनों से। गांधी जी के 3 आंदोलन बहुत फेमस हैं। एक आंदोलन है असहयोग आंदोलन, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन, और अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए समझते हैं कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन क्या है।
तो असहयोग, असहयोग का मतलब होता है सहयोग न लेना, यानी जो अंग्रेज थे उनका सहयोग न लेना। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसको आप लिख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन को हम कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको बोलते हैं। असहयोग आंदोलन को हम कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये आंदोलन स्टार्ट कब हुआ? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को यह आंदोलन लागू किया गया। क्यों लागू हुआ? उसके पीछे भी रीजन है। अंग्रेजों का जो अत्याचार था भारत के खिलाफ, यानी भारत के लोगों के प्रति, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो गांधी जी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया कि हम लोग आज के बाद अंग्रेजों का किसी भी सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी का बहिष्कार करेंगे। असहयोग का अगर सेंस देखें तो अपना प्रयोग करेंगे, दूसरे का नहीं करेंगे। तो जो अंग्रेज लोग थे उनके द्वारा बनाए गए सामानों का हिंदुस्तान के लोगों ने बहिष्कार करना शुरू किया। और सबसे पहले वो डेट क्या था? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने उन चीज़ों का बहिष्कार करना शुरू किया। रीजन क्या था असहयोग आंदोलन का? जो अंग्रेजी कानून था उसका विरोध कर रहे थे, उनके सामानों को खरीदने से मना कर रहे थे। इसके पीछे रीजन ये था कि रोलट एक्ट 1919, रोलट एक्ट 1919, आप एक महान कांड पढ़े होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था। आपको पता होगा, एक हिंदी में खंड काव्य पढ़े होंगे मातृभूमि के लिए। मातृभूमि के लिए कहानी में चंद्रशेखर आजाद के बारे में उसमें आपने पढ़ा होगा प्रथम सर्ग में, ठीक है। संकल्प सर्ग में आपने पढ़ा होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये जानते हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जनरल डायर के उपलक्ष्य में, जो जनरल डायर था, जनरल डायर यह लगभग सैकड़ों निहत्थे हिंदुस्तानियों पर क्या किया? गोलियों से भुनवा दिया। और 22 गज जमीन, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे सयान हो, कोई भी, सबको हाथों के बल रेंग करके 22 गज जमीन लेट करके जाना पड़ता था और वहीं पे उनको गोली भी मार दिया जाता था अंग्रेज जनरल डायर के द्वारा। वे लोग इतना अत्याचार करके मारे थे। और रोलट एक्ट का हिंदुस्तानियों ने विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में, अर्थात पंजाब के अमृतसर में एक सभा आयोजित की गए थे। तो रोलट एक्ट था क्या? रोलट एक्ट के दौरान जितने अंग्रेज थे उनका एक कानून था कि अगर कहीं भी 4 हिंदुस्तानी आपस में कोई वाद विवाद करते हुए पाए जाते तो उन्हें उठा करके जबरदस्ती जेल में डाल दिया जाए। तो ये लोग पाए गए जलियांवाला बाग में, तो वहीं पे जनरल डायर को पता चल गया, ये जा करके निहत्थे लोगों पर क्या किया? गोलियों की बौछार करा दिया। इसी वजह से गांधी जी अत्याचारों के, यानी जो अंग्रेजों का कानून था उसका विरोध किए कि हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे सामानों की आवश्यकता नहीं है, तुम जो सामान बेच रहे हो उसकी आवश्यकता नहीं है, हम खुद बनाएंगे और खुद बेचेंगे। इसके बाद अगला था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा समस्या स्टार्ट हो गई। हिंदुस्तान में इतनी समस्या स्टार्ट हो गई कि खाने पीने के लिए लाले पड़ गए। आपको पता है कि भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1914 से 1918 में। तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद, अभी आप जानते हैं कि 1920 में ही ये आंदोलन स्टार्ट हुआ, 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो 20 में अभी देश को सुधारने में 2 ही साल में तो देश सुधर नहीं जाएगा, तो 2 साल में देश सुधरेगा नहीं। बहुत सारे देश के सामने समस्या थी, तो अंग्रेज लोग हेल्प नहीं कर रहे थे, इसलिए उनका बहिष्कार किया गया। और अंग्रेज लोग जो थे कीमत बढ़ा दिए, यानी दाम बढ़ा दिए, किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए उसका दाम बढ़ा दिए। अब जैसे आप अभी कोविड-19 की बात ले लीजिए, कोविड-19 में आप देखे होंगे कि जिस चीज़ का दाम 4 रुपये था उस चीज़ को लोग 10-10 रुपये में बेचे होंगे। जिस चीज़ में वो मास्क बेचा जा रहा था, मास्क आप देखे होंगे कोविड-19 में भयानक तरीके से बिक रहा था। तो एक चीज़ और नोटिस की होगी, अभी हाल ही में एक आई फ्लू नामक बीमारी आई थी। आई फ्लू नामक बीमारी में चश्मा खूब दबा के बिका है, और चश्मा इतना बिका है कि 10-10, 15-15, 20-20 रुपये का चश्मा 80-80 रुपये में बिका है, 15-15, 75-75 रुपये बिका है। तो किसी भी दाम को बढ़ा देना, एक तो ऑलरेडी पैसा नहीं है हिंदुस्तानियों के पास, ऊपर से खाने के लिए दाम बढ़ा दिया गया, तो इनका बहिष्कार किया गया। और दूसरा चीज़, इनकी जो हिंदुस्तानी किसान थे, इनकी किसानों का क्या हो गया? फसल पूरी तरीके से खराब हो गया, बर्बाद हो गया। तो बेचारे अब करेंगे क्या? खरीद के खाएंगे, किसी तरीके से खरीद के खाएंगे। दूसरा, उसी समय एक बीमारी निकल के आ गई
उस बीमारी निकल के आई, इन्फ्लुएंजा बीमारी आ गई। तो इन्फ्लुएंजा बीमारी की चपेट में बहुत सारे हिंदुस्तानी आने लगे, मरने लगे। इस वजह से गांधी जी ने यह आंदोलन स्टार्ट किया कि हम लोग अंग्रेजों के द्वारा बनी गई सामानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। 1 अगस्त 1920 को उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया और उसके बाद यह आंदोलन लगातार चलता रहा। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो गांधी जी का दूसरा आंदोलन से बनता है, जिस आंदोलन को हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी जो थे वो क्या किए थे, स्टार्ट किए थे दांडी मार्च से। दांडी मार्च से इन्होंने स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 सदस्यों के द्वारा, यानी 78 लोगों के साथ मिल करके यह यात्रा को स्टार्ट किए। अब कहाँ से शुरू किए थे? ये अहमदाबाद से 241 मील की दूरी पर स्थित एक गांव की यात्रा किए थे, दांडी गांव की यात्रा किए थे। और ये कब पहुंचे थे? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किए थे, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। 12 मार्च 1930 को, तो 12 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च यानी 12/3/1930 को स्टार्ट किए। अब पहुंचे कब थे? 6 अप्रैल 1930 को, यानी 6 अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी चौथा महीना हो गया ना। तो 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंचे थे। तो कितना दिन का यात्रा हुआ? तो अगर आप चेक करेंगे तो इसको ऊपर लिख देंगे, घटाएंगे तो इसको ऊपर लिखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको जब कैरी दे देगा तो इसको जानते हैं महीने से जब इसको कैरी दिया जाता है तो 30 दिन देगा, तो 36 दिन हो गया। तो यहाँ 36 में से जब आप घटाएंगे तो 6 में से 2 गया, 4 बच गया, और उसके बाद 3 में से 1 गया, 2 बच गया। यहाँ 3 हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, ये 0 हो गया। तो 24 दिन, यानी वो यात्रा 24 दिन का है। और सविनय अवज्ञा यानी दांडी यात्रा को हम एक और नाम से जानते हैं, 24 दिवसीय यात्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे 24 दिवसीय यात्रा भी कहते हैं क्योंकि ये 24 दिन का यात्रा था। और कहाँ से था? ये आपका था अहमदाबाद से। 78 लोग मिल करके अहमदाबाद से 241 मील दूर गए, दांडी तक गए थे। और 6 अप्रैल 1930 को वहाँ जा करके नमक कानून इन्होंने जोड़ा था। यह यात्रा स्टार्ट क्यों हुआ था? उसके पीछे भी एक रीजन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट क्यों हुआ? उसके पीछे रीजन है। गांधी जी चाहते थे कि सरकार जो विनिमय की दर है, जो सामानों का जो दर है, जो मूल्य है, उसके दाम को घटाए। लेकिन जो सरकार थी सामानों का दाम घटा नहीं रही थी, बढ़ाने पे बढ़ाते जा रही थी, घटा नहीं रही थी, जिसकी वजह से इनको थोड़ा गुस्सा आया। और पूर्ण नशाबंदी ये चाहते थे कि हिंदुस्तान में लोगों की जो नशा है उसकी पूर्ण तरीके से बंदी हो जाए। हिंदुस्तान जो है वह जो हिंदुस्तान के लोग हैं उन लोगों को जो नशा मुक्ति बनाया जाए, ताकि ये शराब, गुटखा, पान, खैनी इस सारी चीज़ों का सेवन न करें, ठीक है। लेकिन इस पे भी वो सब प्रभाव डाल रहे थे, नशा करा रहे थे, तो इससे भी दिक्कत हो रहा था। नमक कर समाप्त हुआ, यानी गांधी जी चाहते थे कि जो नमक बनाने का कर लगा रहे हैं ये सब, वो कर समाप्त हो जाए। भू राजस्व कम हो ये चाहते थे, यानी भूमि पे जितने भी नेता हैं, जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं, उनका जो राजस्व बनाने की जमींदारी प्रथा जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो। लेकिन ये समाप्त हो नहीं रहा था। कपड़ों का आयात कम हो ये चाहते थे, जो कपड़ा है इसका आयात जो है ये कम हो, लेकिन ये भी नहीं हुआ। इसी वजह से इन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट किया। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, नमक मार्च के नाम से जानते हैं। इसको हम दांडी सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसे 24 दिवसीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो अगर आप चेक करेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बहुत सारे नाम हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में नाम बदल के क्वेश्चन आ जाएगा, तो कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। अगर पूछ ले दांडी मार्च आंदोलन के बारे में लिखिए, तो दांडी मार्च आंदोलन का मतलब है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। पूछ ले नमक मार्च आंदोलन के बारे में लिखिए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूछ ले दांडी सत्याग्रह या पूछ ले 24 दिवसीय आंदोलन किसे कहते हैं, तो ये आंदोलन कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को। आई होप, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। गांधी द्वारा चलाया गया अगला आंदोलन है, उसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको हम कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। और यह इंडिया मूवमेंट कब लागू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। क्यों लागू हुआ? उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। इसका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से नस्तानाबूद करना था। जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका एकमात्र उद्देश्य था पूरा ब्रिटिश राज्य को जड़ से ही खत्म कर देना। आज के बाद ब्रिटिश राज्य हिंदुस्तान में नहीं रहेगी। और यह अधिवेशन कब हुआ था? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में हुआ। यानी भारत छोड़ो आंदोलन का अधिवेशन कब हुआ? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में हुआ था। काकोरी कांड की 17 साल बाद
यानी जो काकोरी कांड था सन 1929 ईस्वी में। काकोरी कांड क्या था आप जानते होंगे कि भगत सिंह जो थे, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, सन 1929 ईस्वी में एक मालगाड़ी में खजाना आ रहा था और असला बारूद गोला आ रहा था, उसको लूट लिए थे, वही काकोरी कांड था। काकोरी कांड के 17 साल बाद गांधी जी के एक आह्वान पर 9 अगस्त 1942 को देश में यह भारत छोड़ो आंदोलन लागू हुआ। यह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? यह आंदोलन का नारा एक मुस्लिम इंसान थे जिसका नाम था यूसुफ मेहर अली। इन्होंने ही कहा था कि हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का कोई वजूद नहीं है, उन्हें अब हम नहीं पाल सकते। इसे भारत छोड़ो आंदोलन को एक दूसरे नाम से जानते हैं, अगस्त की क्रांति के नाम से भी इसको जानते हैं। कुछ लोग भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त की क्रांति के नाम से जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध और जापानी आक्रमणों का भय था, इसी वजह से यह आंदोलन स्टार्ट हुआ। फिर कृष्ण मिशन की असफलता हुई थी और यह आंदोलन की शुरुआत हुई क्यों? जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को, तो जो गांधी जी थे इनकी बात लोग नहीं माने और लगभग वहाँ पर जितने अंग्रेजी थे 900 हिंदुस्तानियों को मार दिए और 60,000 लोगों को अरेस्ट कर लिए। इसी वजह से महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन को हम कहते हैं क्या? भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त की क्रांति आंदोलन। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है अर्थशास्त्र से, 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना रहेगा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उपभोक्ता। उपभोक्ता के अधिकारों पर टिप्पणी लिखिए। शोषण का क्या कारण हो सकता है, कैसे होना चाहिए, इसका उपाय क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है, उपभोक्ता के क्या कर्तव्य हैं। तो कुछ हमने आपको दे दिया है। उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता के जैसे उपभोक्ता वो होता है जो किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करने के लिए बाजार से वस्तुएं खरीदता है। मतलब उपभोक्ता कौन है? कस्टमर। आप समझिए कस्टमर कौन होता है? जो सामानों को खरीदता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं, उपभोक्ता। तो 15 मार्च को कंज्यूमर विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता की कुछ कर्तव्य हैं। अगर आप उपभोक्ता हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? कस्टमर हैं तो सबसे पहले अगर दवाई खरीद रहे हैं तो ऐसे दुकान से दवाई खरीदना चाहिए जिसके पास क्या हो? लाइसेंस हो। जिसके पास क्या हो? लाइसेंस हो। अगर मान लीजिए कुछ वो गलत दवा दिया तो आपको बाद में कंप्लेन करना हो तो उसके पास कंप्लेन कर सकते हैं। इसलिए कंज्यूमर को कभी भी कोई दवा लेना हो तो किस दुकान से लेना चाहिए? लाइसेंस वाली दुकान से लेना चाहिए। लेवल को पढ़ना चाहिए। अगर दवाई खरीद रहे हैं तो उसका लेवल पढ़ लीजिए, एक्सपायरी डेट, ठीक है, एमएफजी डेट कब बना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ के लेना चाहिए, लेवल पढ़ के। अगला मिट्टी का तेल, डीजल की, पेट्रोल की जाँच करें। आजकल के इसमें बहुत मिलावट हो रहा है। मिट्टी का तेल हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट चल रहा है। लोग इसमें कुछ भी मिर्ची उर्ची डाल करके उसको पीस करके उसी में डाल दे रहे हैं, मिलावट कर दे रहे हैं। कोई भी सामान खरीदिए आप तो उसका दिनांक डेट जरूर देख लें। ऐसे खासतौर से दवा खरीदें तो उसका डेट, एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे मेडिकल शॉप वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वैसे किसी को इशारा नहीं है, मतलब ये है कि कहीं कहीं ऐसा देखने को आता है कि जो उपभोक्ता है ना वो जब देख के दवा नहीं लेके आता है तो एक्सपायरी डेट वाला भी लेके चला आता है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो अब उपभोक्ता का शोषण कैसे किया जाता है? आप बहुत सारे दुकानदारों को देखेंगे माप तौल में कमी कर देते हैं। जैसे चीनी लेने गए आप दुकानदार के पास, नीचे वाला उसको क्या कहते हैं, चुंबक लगा देता है तो उसमें कुछ कमी कर देता है। 1 किलो की जगह पे 950 ग्राम देता है, ठीक है, 900 ग्राम देता है, 100 ग्राम मार लेता है, ठीक है। ये चीज़ें से शोषण करते हैं। तो निर्धारित मूल्य से अधिक लेना, जैसे निर्धारित मूल्य, आप कभी कभी ऐसा देखे होंगे किताबों के दाम 45 रुपये लेता है लेकिन ज़बरदस्ती 50 रुपये लेते हैं सब, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जितना दाम होता है उस दाम से ज़्यादा लोग वसूलते हैं, ठीक है। पता नहीं क्या वजह है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला, वस्तुओं में मिलावट। आप देखे होंगे सामानों में आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट होता है। जैसे दाल आप खरीदने जाएंगे तो उसमें कंकड़ उंकड़ जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप 5 किलो दाल लेके आए और उसमें इतना सा कंकड़ मिल गया तो सोचिए 1 बोरा दाल में कितना कंकड़ की मिलावट होगी। 1 किलो तो 2 किलो 3 किलो मिलावट तो होगा ही। इसी तरीके से चावल में भी मिलावट आ रहा है। अगला, वस्तुओं की अधिक जानकारी। कोई भी वस्तु खरीदें तो उसके बारे में पूरा जानकारी रख लें कि ये वस्तु जो है हमारे लिए लाभदायक है कि क्या है। अगला, समाप्ति की तिथि के बाद भी विक्रय। बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जिसका एक्सपायरी डेट हो जाता है फिर भी रखे रहते हैं और उसे कस्टमरों को क्या करते हैं, बेच देते हैं। अब उपभोक्ता से कैसे आप बच सकते हैं, मतलब ऐसे लोगों से कैसे आप बच सकते हैं? तो सबसे पहले इंसान को जानकार होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। जब आप पढ़े लिखे रहेंगे तभी तो आप इनसे बच सकते हैं। तो इंसान को पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और
इनसे कैसे, जब ज़्यादा दुकानें होंगी तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक्सपायरी सामान है तो आप दूसरे दुकान से खरीद लेंगे। अब ऑलरेडी एक ही दुकान है, आपको बिलीव है उस पर, तो कुछ भी थमा देगा तो आप ले चले आएंगे। अगला, दुकानों के खिलाफ कार्रवाई हो, जैसे अगर कोई गलत सामान पकड़ा दे रहा है, उससे किसी का कुछ हो जा रहा है तो उससे उनके खिलाफ क्या होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। दूरदर्शन रेडियो के माध्यम से शिक्षित करने का उपाय, आजकल आप देखते होंगे फ्री में दूरदर्शन पे यानी टीवी पे फ्री में शिक्षा मिलती है, लेकिन कोई ग्रहण करने नहीं जाता है, तो ये भी होता है। भ्रमपूर्ण विज्ञापनों पर रोक, आप देखे होंगे कि कुछ कुछ ऐसे विज्ञापन आते हैं, प्रचार आते हैं जो कहते हैं कि केस क्रीम लगाओगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, शैम्पू लगाओगे तो ये हो जाएगा, संतूर साबुन लगाएंगे तो ये हो जाएगा। ऐसे भ्रमपूर्ण जो प्रचार हैं जिनसे लोग कहते हैं कि इसको लगा लोगे तो 1 महीने में तुम्हारे बाल इतने लंबे हो जाएंगे, इस क्रीम का इस्तेमाल करोगे तो 1 महीने में बिल्कुल चांद जैसा दिखने लगोगे, तो ये भ्रमपूर्ण प्रचारों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। गारंटी वारंटी का सही जानकारी होना चाहिए। कोई भी सामान खरीदिए आप तो उसकी गारंटी के बारे में जान लीजिए, उसकी वारंटी के बारे में जान लीजिए, गारंटी कितने दिन की है, वारंटी कितने दिन की है, ठीक है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए उपभोक्ता के लिए। नोट कर लीजिए इसको फटाक से। अगला जो क्वेश्चन बनता है हमारा वो ये बन सकता है कि संगठित अथवा असंगठित कार्य क्षेत्र के अंतर को स्पष्ट कीजिए और संगठित क्षेत्र के बढ़ते हुए शोषण को कैसे रोका जा सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले समझ लेते हैं कि संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, संगठित क्षेत्र क्या है, ऐसा क्षेत्र जो सरकार के साथ पंजीकृत हो, यानी ऐसा काम जो सरकार के साथ हो उसे हम क्या कहते हैं, संगठित क्षेत्र कहते हैं। और इसके अंतर्गत बहुत सारे अधिनियम चालू होते हैं, जैसे स्कूल है, अस्पताल है, ठीक है, ये संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और संगठित क्षेत्र क्या है, जो सरकार के साथ शामिल न हो, किसी भी नियम को पालन करने की आवश्यकता नहीं होती, इसी को क्या कहते हैं, असंगठित क्षेत्र कहते हैं। अब इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है, छुट्टी अवकाश, मतलब किसी भी क्योंकि कोई भी हो तो उसे छुट्टी अवकाश भी देना हो, ठीक है। तो कम वेतन ज़्यादा काम, ये भी होता है, देखा जाता है कि वेतन लोग कम देते हैं, काम ज़्यादा करवाते हैं, ठीक है, इसको भी रोक लगाया जाए। अतिरिक्त समय में काम करने का प्रावधान नहीं है, माने अतिरिक्त समय में काम करने का भी क्या होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। अतिरिक्त समय में कुछ एक्स्ट्रा भी काम हो जाए, बिना कारण निकाला जा सकता है, तो इसका भी एक ठोस प्रमाण हो कि अगर आपको निकाला जा रहा है किसी काम से तो किस काम से निकाला जा रहा है उसका एक प्रमाण होना चाहिए। अगला, बोनस, किसी भी कंपनी में क्या मिलना चाहिए, संगठित क्षेत्र है चाहे असंगठित क्षेत्र है तो उसमें क्या मिलना चाहिए, इंसानों को बोनस जरूर मिलना चाहिए। अगर इंसान को बोनस मिलता है तो उसका थोड़ा मन भी लगता है काम करने में, ठीक है। अगला क्या, बीमा सेवा, अगर कहीं भी कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है तो उसका एक बीमा करा लेना चाहिए कि अगर इसे कुछ हो जाता है तो इसके परिवार वालों को कुछ जरूर भेज देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर वालों को। यही है हमारा संगठित और असंगठित क्षेत्र, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बनता है हमारा, वो अगला क्वेश्चन किससे बनता है, लोकतंत्र से। तो लोकतंत्र में एक क्वेश्चन बनता है कि लोकतंत्र सुधार के क्या क्या अर्थ हैं, ठीक है, लोकतंत्र सुधार के क्या क्या अर्थ हैं और इसके द्वारा उठाए जाने वाले 4 कौन कौन सी चुनौतियां हैं उसको बताइए। तो फिलहाल लोकतंत्र के बारे में स्टडी करते हैं कि लोकतंत्र है क्या। देखिए लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के बारे में जानते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं, एक ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाए, मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें हर व्यक्ति को अधिकार हो किसी भी चीज़ को करने का, उस शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र शासन प्रणाली व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। लोकतंत्र शासन प्रणाली में क्या होता है, बहुमत का साधन, यानी बहुमत का साधन भी इसे कहते हैं। लोकतंत्र को हम बहुमत का साधन कहते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं, जनता के द्वारा, यानी जनता के द्वारा जनता को चुनी जाने वाली एक व्यवस्था को क्या कहते हैं, लोकतंत्र की व्यवस्था कहते हैं। लोकतांत्रिक सुधार क्या है, लोकतंत्र के माध्यम से हम अपनी कमजोरी को सुधार सकते हैं। प्रत्येक की अपनी अपनी अलग अलग कमजोरियां होती हैं, हर इंसान की अपनी अपनी कमजोरियां होती हैं, तो उसको हम सुधार सकते हैं। और इसके अंतर्गत उठाए जाने वाले कुछ कदम हैं, जैसे चुनाव हो तो उसमें नोटा का विकल्प हो। नोटा मतलब नन ऑफ द एबव। नोटा का मतलब होता है अगर आपको किसी को वोट देने का अधिकार नहीं है, मतलब आप किसी को नहीं देना चाहते हैं, तो एक बटन होना चाहिए नोटा का, नन ऑफ द एबव, मतलब हम किसी को वोट नहीं डालना चाहते हैं, ये भी होना चाहिए। ईवीएम द्वारा मतदान, ईवीएम का भी प्रयोग होना चाहिए, ईवीएम की मशीन के द्वारा वोट पड़ना चाहिए। अगला, अनिवार्य मतदान, मतदान जो है यानी वोट देने की व्यवस्था सबके लिए अनिवार्य कर देना चाहिए कि जितने भी 18 साल से एबव के हैं उन सबको वोट देने का अधिकार है। चुने हुए प्रतिनिधि को हटाने की व्यवस्था है लोकतंत्र में क्या होनी चाहिए कि जो व्यवस्था, मतलब किसी नेता को चुन लिया गया तो उसे हटाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। मतगणना की सही विधि का विकास हो, यानी मतगणना जो वोट पड़ जाता है, वोट पड़ने के बाद जब वोटों की गिनती होती है तो उसका सही तरीके से विकास हो। स्त्रियों और निर्बल समूहों के लिए सीटों का आरक्षण होना चाहिए, जैसे जो स्त्री है, जो गरीब है, जो विकलांग है, उनके लिए भी सीटों की व्यवस्था होनी चाहिए। अब लोकतंत्र के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, जैसे जातिवाद के नाम पे लोग झगड़ा करते हैं, जाति के नाम पे वोट डालते हैं, गरीबी होता है, हिंसा के नाम पर
जैसे धमका कर वोट ले लिया जाता है, अशिक्षता के नाम पर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसके नाम पर सामाजिक एवं आर्थिक विषमताएँ भी हैं। तो लोकतंत्र में इतनी सब क्या है चुनौती हमारे समाज के सामने। यदि हम इन चुनौतियों का सामना कर लेते हैं तो आसानी से हम लोकतंत्र पर जितनी भी चुनौतियाँ हैं उनका क्या कर सकते हैं, समाधान आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो नागरिक शास्त्र का बनता है वो बन जाता है संघवाद क्या है, संघीय व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषताएं और लक्षण क्या हैं। तो संघवाद किसे कहते हैं, एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें केंद्र, राज्य, प्रांत एवं राज्यों की स्वायत्तता को बढ़ावा मिलता है, जो मिलकर एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण करते हैं। किसी देश में यदि 2 या 2 से अधिक स्तर के सरकारी संघवादी होते हैं तो उसे हम वैध सरकार कहते हैं, उसी को हम संघवाद कहते हैं। ठीक है। संघीय व्यवस्था क्या है, यह जो संघीय व्यवस्था यह कनाडा से लिया गया है। सरकार का वह रूप जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। ठीक है। उस व्यवस्था को हम क्या करते हैं, उस व्यवस्था को संघीय व्यवस्था कहते हैं। इसमें 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी विशेषताएं क्या, केंद्र सरकार की शक्तियों का विभाजन होता है, लिखित और प्रमुख संविधान है, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय है, लक्षण है कुछ, संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय है, दोहरी शासन प्रणाली है। ठीक है। अगला और लास्ट जो हमारा नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन बनता है वो बनता है वैश्वीकरण से। वैश्वीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके कारक लिखिए। तो देखिए वैश्वीकरण है क्या, हमारी अर्थव्यवस्था की संसार की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। अर्थात वैश्वीकरण क्या है कि विश्व स्तर पर अपने व्यापार को करना, ठीक है, आदान प्रदान करना, उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण कब स्टार्ट हुआ था, तो 1991 में स्टार्ट हुआ था। वैश्वीकरण कितने प्रकार के होते हैं, आर्थिक वैश्वीकरण होता है, राजनीतिक वैश्वीकरण होता है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण होता है, प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण होता है। वैश्वीकरण के दूसरे अन्य नाम हैं, इसे भूमंडलीकरण के भी नाम से जाना जाता है, इसे विश्वव्यापीकरण के भी नाम से जाना जाता है। और वैश्वीकरण के जो जनक थे जिनका नाम था थियोडोर लेविड, लोगों की आय, रोजगार एवं शिक्षा में विकास के लिए वैश्वीकरण हुआ था। यानी लोग जो थे उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा में विकास करने के लिए वैश्वीकरण का विकास हुआ था। तो वैश्वीकरण का हमारी कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा था, आप जानते हैं हिंदुस्तान को चावल, कपास, चाय, कॉफी, जूट, मसाला वाला देश कहा जाता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कनाडा में, ठीक है, कृषि पर विकसित यानी सब्सिडी दी जाती है, अपने वहाँ नहीं दी जाती है। तो कृषि उत्पाद भारत के बाजार पर आने लगे और इसलिए किसानों को अब धीरे धीरे महंगा बीज खरीदना पड़ रहा है, इसलिए वैश्वीकरण स्टार्ट हुआ। तो वैश्वीकरण के कुछ कारण क्या है, जैसे वैश्वीकरण जब ज़्यादा होगा विश्व स्तर पर आदान प्रदान ज़्यादा होगा तो परिवहन की व्यवस्था ज़्यादा लगेगी, राजनीति का विकास होगा, आर्थिक संसाधनों का आदान प्रदान होगा और लोगों का व्यापार, धीरे धीरे वैश्वीकरण होगा तो लोगों का व्यापार भी बढ़ेगा और इसके बाद लोगों का पलायन भी होगा, एक जगह से लोग दूसरी जगह पर जाने लगेंगे, लोगों को नौकरी भी मिलने लगेगा, रोजगार के अवसर भी मिलने लगेंगे। उस प्रकार इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। अगर सिंपल वे में कहा जाए कि वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण विश्व स्तर पर सामानों को बेचना या खरीदना, उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। शुरुआत 1991 में, इसके जनक थियोडोर लेविड थे और कई प्रकार है, इसका दूसरा नाम है भूमंडलीकरण या विश्वव्यापीकरण भी इसे कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनता है हमारा बोर्ड एग्जाम में वो बनता है हमारा भूगोल से। अब भूगोल का जो 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो ये बन सकता है कि गेहूं उत्पादन हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो आपको पता है कि गेहूं को हम अंग्रेजी में कहते हैं वीट। भारत में गेहूं की जो है, गेहूं वो भारत का मुख्य फसल है। गेहूं का लगभग 97% क्षेत्र सिंचित है, यानी हिंदुस्तान में लगभग 97% एरिया गेहूं से कवर्ड है। और गेहूं किस भौगोलिक दशा में होता है, तो गेहूं की निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं होती है, जैसे तापमान, गेहूं को होने के लिए किस तापमान में जरूरत पड़ती है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का यह पौधा होता है और यह ठंडी जलवायु में होता है। जैसे आप देखेंगे अपने वहाँ गेहूं ठंडे में ही होता है, जैसे सर्दी पड़ता है जब, तो उसी समय गेहूं होता है। इसे वर्षा की आवश्यकता नहीं होती, जैसे बारिश की जरूरत नहीं है। अगर हल्का फुल्का 50 से 75% भी हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो गया तो भी उतने में गेहूं हो जाता है। कैसी मिट्टी में गेहूं होता है, तो बलुई और दोमट मिट्टी में गेहूं बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। समतल मैदान होना चाहिए गेहूं के लिए, एकदम समतल प्लेन होना चाहिए। अगला, इसमें श्रमिक भी लगते हैं। गेहूं की बुवाई करने के लिए श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है, ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। ठीक है। उत्पादन क्षेत्र गेहूं को सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में। ये था गेहूं के बारे में कुछ चीज़ें, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है भूगोल से वो बनता है चावल से। चावल उत्पादन हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए।
तो चावल आपको पता होना चाहिए कि चावल भारत के अधिकांश लोगों का प्रमुख खाद्यान्न है और चाइना के बाद हिंदुस्तान चावल उगाने में दूसरे स्थान पर आता है। चावल को उगाने के लिए 25 अंश सेल्सियस की आर्द्रता होनी चाहिए और 100 सेंटीमीटर की आर्द्रता होनी चाहिए, ठीक है। और भौगोलिक दशाएं क्या है कि चावल उगाने के लिए कितनी तापमान की जरूरत पड़ती है, तो चावल जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र में होता है। चावल जलवायु का एक छोटा सा पौधा होता है। चावल को बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और इसके बाद इसके पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और चावल को बोते समय कितने बारिश की आवश्यकता है, लगभग 150 सेंटीमीटर की बारिश की आवश्यकता है। और बिहार यानी ऐसा माना जाता है यूपी पंजाब में 75 दिनों तक खेतों में जल होना चाहिए, तभी चावल पर्याप्त मात्रा में सही तरीके से होता है। चावल कैसी मिट्टी में होती है, तो चावल चिकनी और दोमट मिट्टी में होती है। चावल को बोने में मानवीय श्रम होता है। आप देखे होंगे चावल की बुआई में ज़्यादातर ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, मजदूरों का इस्तेमाल होता है, तभी जाकर के रोपनी हो पाता है, ठीक है। उत्पादक क्षेत्र यानी चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में और पंजाब में। ये कुछ चावल के फेमस जगह है जहाँ पर चावल उत्पादित होता है। हो गया। देखिए अगला जो क्वेश्चन बनता है भूगोल से, वो बनता है कृषि पर प्रकाश डालिए। कृषि क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कृषि क्या है। जो कृषि शब्द है वो अंग्रेजी के एग्रीकल्चर शब्द से मिलकर के बना है और एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मतलब होता है खेत और कल्चर का मतलब होता है खेती करना, यानी भूमि पर खेती करना क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। और आप जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जो कृषि प्रधान देश माना जाता है और ज़्यादातर हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो कृषि पे ही डिपेंड रहते हैं और हिंदुस्तान को कृषि का क्या कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। यद्यप अगर यहाँ से कृषि नहीं किया जाए तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। तो कृषि में बहुत सारी समस्याएं भी होंगी, बहुत सारी समस्याएं होंगी, जैसे ज्ञान की कमी होगी। अगर आप ज्ञान की कमी है तो आप कृषि अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जलवायु यानी मौसम क्लाइमेट की दिक्कत होगी तो कृषि सही तरीके से नहीं हो पाएगी। हर चीज़ हर मौसम में नहीं हो पाता है। रासायनिक खाद का प्रयोग हम करते हैं तो उससे भी कृषि भी प्रभावित होती है। सिंचाई का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे तो भी कृषि प्रभावित होगी। उपकरणों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, सामानों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो भी कृषि की समस्या होगी। कृषि की जो है ना 3 प्रकार की फसलें होती हैं। हिंदुस्तान में 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। खरीफ की फसल कब से कब तक चलती है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, और इसमें चावल, कपास, मक्का, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली ये सब उगाए जाते हैं। रबी की फसल अक्टूबर से लेकर मार्च तक चलाई जाती है, इस बीच गेहूं, जौ, बाजरा, सरसों ये सब होते हैं। जायद की फसल मार्च से जून तक चलता है, तरबूज, खरबूज, ककड़ी ये सब बेचे जाते हैं। अगला कृषि के सुधार के बहुत सारे उपाय भी हैं, जैसे इसमें कुछ सुधार हैं। हम सिंचाई की सुविधा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर सिंचाई का व्यवस्था, जैसे पानी की व्यवस्था अच्छे तरीके से कर दें खेत में तो उससे भी कृषि पे क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से कृषि होगी। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग होगा, जैसे अच्छे किस्म का बीज अगर हम खेतों में डालते हैं तो उससे कृषि का विकास होगा, हमें अनाज ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता रहेगा। भूमि पर जनसंख्या के दबाव को कम करना, अर्थात जो जनसंख्या हम बढ़ा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, इसको कम किया जाए तब बेहतर तरीके से कृषि हो पाएगा। बेहतर प्रौद्योगिकी उपलब्ध, यानी अधिक अच्छे साधनों का अगर हम प्रयोग करेंगे तो कृषि बेहतर तरीके से हो पाएगा। और बृहत्तर प्रबंधन भी होना चाहिए, तभी संभव है जब आपकी जनसंख्या कम रहे, ठीक है। तो कृषि पे बेहतर क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन भूगोल का दोस्तों, इसके बाद हमारा महामैराथन स्टॉप हो जाएगा। और अगर आप जितना भी मैंने पढ़ाया उतना आप पढ़ के चले जाते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आसानी से 70 में मान के चलिए कि 55, 60, 65 नंबर तक आप आसानी से पा जाएंगे, इतना अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो चलिए दोस्तों अगला और लास्ट क्वेश्चन समझते हैं कि अंतिम क्वेश्चन क्या है भूगोल से। भारत में मिट्टी के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो आप जानते हैं मिट्टी को अंग्रेजी में सॉइल कहा जाता है दोस्तों। मिट्टी होता क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं, यानी धरती के सबसे ऊपरी भाग को हम मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण क्या होता है, इसका निर्माण मिट्टी से ठीक नीचे के चट्टानों के विघटन और उन पर कार्बनिक पदार्थों के फलस्वरूप मिट्टी का निर्माण होता है। और मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो मिट्टी वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने कुछ लिख दिया है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट या बलुई मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होता है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछारी मिट्टी भी कहते हैं, यानी जो जलोढ़ मिट्टी इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों के द्वारा लेके आया जाता है या उत्तर के मैदानों में पाया जाता है और सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की नदी से यह होकर के जलोढ़ मिट्टी आता है। जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है, तो गेहूँ, आलू और धान जलोढ़
मिट्टी में सबसे ज़्यादा होते हैं। अगला दोस्तों काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम कपास मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। इसमें नमी ज़्यादा दिनों तक रहता है, यानी इसमें जो पानी की जो नमी होती है वो ज़्यादा दिन तक रहती है। इसमें कपास उगाया जाता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है। इसमें मसूर, चना और धान भी उगा दिया जाता है। अगला दोस्तों लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को हम चट्टानों की कटी हुई मिट्टी भी कहते हैं, यानी दक्षिण भारत में ये पाया जाता है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड इनमें ये पाया जाता है और इस मिट्टी में धान बहुत कम होता है। अगला दोस्तों लैटेराइट या बलुई मिट्टी। तो लैटेराइट मिट्टी को हम क्या कहते हैं, ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, असम में भी पाया जाता है। इसमें चाय, काफ़ी और इसमें सबसे ज़्यादा कोई फसल होता है, सबसे ज़्यादा कोई फ्रूट होता है तो काजू इसमें सबसे ज़्यादा होता है लैटेराइट मिट्टी में। अगला रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी को हम रेगिस्तान के थार में पाते हैं और ये क्या होता है, इसमें ज्वार, तिलहन, बाजरा सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अगला जो मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी किसे कहते हैं, कंकड़ पत्थर इसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और इसमें गरम मसाला की खेती ज़्यादा की जाती है। और अक्सर कर इस वाले मिट्टी में कौन सी खेती होती है, तो झूम की खेती होती है जो नागालैंड में पाई जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये मैराथन अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।